रिलायंस रिलायंस इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका नेट प्रॉफिट तकरीबन 5,88,000 करोड़ रुपीस और मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,15,998 करोड़ रुपीस है। रिलायंस के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाइड्रोकार्बन सेक्टर से आता है, यानी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, ऑयल एक्सप्लोरेशन और पेट्रोल रिफाइनरी से। आप रिलायंस की इस साल की रिलीज रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें ऑयल का इतना बड़ा शेयर है और रिलायंस अब हाइड्रोजन और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ग्रीन फ्यूल में इन्वेस्टमेंट की बात करने वाली रिलायंस पहली कंपनी है, लेकिन मुकेश अंबानी जो इसके मालिक हैं वो ऐसे पहले आदमी ज़रूर हैं जो इस एनर्जी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं और इसमें एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रिलायंस जो कि इस सेक्टर में ऑलरेडी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद सोलर सेल्स के पैनल प्लांट लगाने जा रही है, इस सेक्टर में रिलायंस 75,000 करोड़ के एक स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट से ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। खैर, वैसे ग्रीन हाइड्रोजन के अफोर्डेबल होने से न सिर्फ एनवायरनमेंट को फायदा होगा बल्कि रिलायंस को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। जियो में डेटा की कट प्राइस के चलते रिलायंस ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बेस कंज्यूमर्स का एक्सपीरियंस किया है, जो कि ऑलमोस्ट 4.4 करोड़ का है। सिंस गवर्नमेंट भी हाइड्रोजन इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है, तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल एक इंपॉर्टेंट चीज साबित हो सकती है इंडिया में। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में कहा था कि अगर इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को प्रमोट करे तो 2047 तक, यानी आज़ादी के 100वें साल में एनर्जी की आज़ादी हासिल कर सकता है। हाइड्रोजन एक फ्यूल, एक ईंधन के तौर पर बहुत पहले से दुनिया में एक नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स के तौर पर मौजूद है, लेकिन उसे प्रोड्यूस करना यानी प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट करके बनाना थोड़ा खर्चीला और लेंदी प्रोसेस है। इसको खुद बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन यानी कि ये प्रोसेस भी अपने आप में ग्रीन फिलहाल नहीं दिखता। कारण कोल पावर प्लांट्स, और जैसा कि हम सभी जानते हैं दुनिया के ज़्यादातर देश बिजली बनाने के लिए कोल पावर प्लांट्स का ही यूज़ करते हैं, यानी कोयले की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इसमें लगना। ऐसा नहीं है कि कोल प्लांट्स में सिर्फ कोयले से ही बिजली में पॉल्यूशन होता है। कोयले को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना, उसको जहाज़ों के जरिए लाना, फिर उनके लिए माल धुलाई, उनके शॉर्टेज जैसे तमाम इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों के खर्च आते हैं। बाकी जनरेशन में तो बिल्कुल ही पॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इंडिया खुद भी करेंटली कोल से अपनी 50% से ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है और क्यूमुलेटिवली 60% के आसपास फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधनों से। ऑल्दो इंडिया इसको कम करता जा रहा है, बट ऑफ कोर्स अभी ये नंबर बहुत ज़्यादा है। आप अपनी स्क्रीन पे जो फिगर्स देख रहे हैं वो अगस्त 2021 तक के हैं। Hyundai ने ऑलरेडी हाइड्रोजन से चलने वाली फ्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने प्लान्स रिलीज कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। एक साधारण तेल या गैस की तरह हाइड्रोजन भी एक एनर्जी कैरियर है। एनर्जी स्टोर्ड है। इग्निशन यानी एक स्पार्क देने पर एनर्जी रिलीज करता है। हाइड्रोजन पेट्रोल से तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा तक एनर्जी स्टोर कर सकता है और ये हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है, तो जाहिर है कि इसके हल्के होने का फ़ायदा इसके फ्रेट सिस्टम और बाकी ट्रांसपोर्टेशन में भी होगा। लेकिन हाइड्रोजन की शॉर्टेज एक बहुत ही कॉशियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि जब भी स्टोर्ड हाइड्रोजन अपने रिलीज करता है तो सिर्फ पानी के ही तौर पर इसका एमिशन यानी हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं, ना कि किसी कोल प्लांट की तरह कोई फ्लाई ऐश या फिर एक काला धुआं। हाइड्रोजन से निकलने वाली एनर्जी साफ और रिन्यूएबल है, लेकिन इसे बनाने में ही अच्छा खासा पॉल्यूशन हो जाता है। हाइड्रोजन ईंधन को बनाने के काफ़ी तरीके हैं, जिनमें से स्टीम यानी भाप के जरिए, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मेटल से इसे बनाना, सोलर यानी सौर ऊर्जा के जरिए, और बायोलॉजिकली ये सारे तरीके काफ़ी कॉमन हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रे हाइड्रोजन को बनाने में स्टीम को रिफॉर्म किया जाता है, जिसमें स्टीम हाइड्रोकार्बन फ्यूल यानी नेचुरल गैस, डीजल एक्सेट्रा से रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन बनती है। आज के समय में 95% की हाइड्रोजन फ्यूल ग्रे हाइड्रोजन ही है। अब इसके बाद दूसरी है ब्लू हाइड्रोजन, जो मीथेन गैस से बनती है। सिंस इस प्रोसेस में एमिशन के सारे फॉर्म्स को स्टोर करना इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड को भी इन्वॉल्व है, तो ये ग्रे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एक क्लीनर और ज़्यादा साफ ऑप्शन है। हालांकि कई साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ब्लू हाइड्रोजन वर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कईयों के मुताबिक ब्लू हाइड्रोजन से बेटर है कि आप कोयला जला लीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन इस प्रोसेस का सबसे क्लीनेस्ट तरीका है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म्स का इस्तेमाल करता है, खास करके सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी का। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट तकरीबन $4 पर किलोग्राम आती है।
और बात करें ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की, तो वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता पड़ता है, जो कि तकरीबन $1 से $2 के बीच में पड़ता है। आज के समय में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइड्रोजन एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी मदद कर सकता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री की कंपनी एयरबस, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस इंडस्ट्री में, उसने पहले ही कह दिया है कि हाइड्रोजन को एयरक्राफ्ट्स के ईंधन के लिए यूज कर सकती है। हालांकि इसके लिए एयरबस को अपने कंबशन इंजन्स बदलने पड़ेंगे। उसी तरह साउथ कोरियन कार मेकर Hyundai ने भी यह अनाउंस किया है कि वह हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना बड़े लेवल पर जल्द शुरू कर सकते हैं, और स्टील की भी कई इंडस्ट्रीज हाइड्रोजन की तरफ ईंधन के लिए देख रही हैं। तो इन सभी में इंडिया कहां पर है? एस्टैब्लिश्ड रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन फिच सॉल्यूशंस के मुताबिक हाइड्रोजन फ्यूल का बनना सबसे ज़्यादा इस बात पर डिपेंडेंट करता है कि इसको बनाने के लिए रिसोर्सेज कितने मौजूद हैं। फिर चाहे तो वो ब्लू हाइड्रोजन को बनाने के लिए नेचुरल गैस की मौजूदगी हो, या पर्पल हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए न्यूक्लियर रिसोर्सेज और मैटर्स की, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की। एक सस्ते रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ही इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर प्रोसेस कर सकती है, और इंडिया इस मामले में अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से एक अच्छी एज पर है। दोस्तों, अगर आप एक मैप देखें तो इंडिया का आधे से ज़्यादा हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के बीच पड़ता है, और अर्थ के इस क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को सनलाइट एक बड़ी मात्रा में मिलती है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अभी हाल ही में इंडिया ने इटली को पीछे छोड़ सोलर पावर प्लांट्स के डिप्लॉयमेंट में दुनिया में 5th पोजीशन हासिल की है। इंडिया ने सिर्फ 5 सालों में सोलर डिप्लॉयमेंट 2.6 गीगावाट से बढ़ाकर 30 गीगावाट तक की इंक्रीमेंट हासिल कर ली है, जो कि तकरीबन 11 गुना हो चुकी है। इंडिया ने हाइड्रोजन फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए और इसकी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन को फॉर्म किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का कहना है कि इंडिया अभी इस पर एक पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत कर रहा है, जिसमें ब्लू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन CNG और ग्रीन हाइड्रोजन शामिल है। इसके साथ ही हाइड्रोजन को CNG के साथ ब्लेंड करके ट्रांसपोर्ट में फ्यूल के तौर पर भी यूज करने के लिए और इनकी रिफाइनरीज के लिए भी काम चल रहा है। दिल्ली की 50 बसेस में हाइड्रोजन CNG का इस्तेमाल एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हो रहा है, और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के बाकी शहरों में भी इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फरीदाबाद के इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और गुड़गांव के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में 2 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए जा चुके हैं। मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह का कहना है कि सरकार इस पर काम कर रही है कि हाइड्रोजन की खरीद और रिफाइनिंग के लिए क्या नियम और कानून हो सकते हैं, और बढ़ते इस्तेमाल से ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसके मैंडेट की जरूरत ही ना पड़े। इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि भारी वाहनों में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, और स्टील के साथ साथ बाकी सेक्टर पर भी इस चीज़ों को लेकर नजर है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया उन इकोनॉमीज में आता है जो इस सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल रखती हैं। अगर इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूजेज बढ़ जाए तो ये इंडिया को एनर्जी के मामले में एक सरप्लस कंट्री बना सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल पर एक बहुत बड़ी निर्भरता से हमें इसी पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, और हम इस मामले में अभी काफ़ी बैकफुट पर हैं। अगर इंडिया हाइड्रोजन की इस एनर्जी को टैप कर लेता है तो इवन इस एनर्जी को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन इस पर अभी काफ़ी काम करना बाकी है, और इसका फ़ायदा पॉल्यूशन को कम करने और इंडिया को इसके क्लाइमेट एक्शन के टारगेट पूरा करने में भी बूस्ट कर सकता है। दूसरा, ये तेल का दाम जो हमेशा इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा मुद्दा रहा है, उस पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ही हद तक कम हो जाएगी, जिसका इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। जैसे कि इस साल की शुरुआत में ही हम देख रहे थे कि तेल के दामों से हम सभी परेशान थे, जो कि इंडिया का इंपोर्ट 190% तक बढ़कर $24.7 बिलियन US तक हो चुका है। ऑयल बॉन्ड्स जो कि रिसेंटली हंगामे का मुद्दा भी बने, उनसे भी इंडिया को निजात मिल सकती है। 9 की लकड़ी 90 खर्चा। दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी होगी, तो सच में यहाँ पर खर्चा बहुत है, जैसा कि पहले भी हमने मेंशन किया, इकोनॉमिकली भी और इकोलॉजिकली भी, यानी पॉल्यूशन के तौर पर। ऑल्सो थैंक्स टू हमारी आबादी कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, और इंडियन इकोनॉमी एनर्जी पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर इंडिया अपने ऑयल इंपोर्ट को कम कर हाइड्रोजन फ्यूल को एक्सपोर्ट कर सके तो अकेले एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 2047 तक $5 ट्रिलियन तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हाइड्रोजन की और कैसे हाइड्रोजन इंडिया को फ्यूल कर सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।